और चलिए अब लाइव हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार ही जुड़ गए हैं। रमन, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी जो रणनीति वक्फ संशोधन विधेयक के दौरान कांग्रेस की रही, क्योंकि यहाँ पर जब संसद की कार्यवाही खत्म हो गई है तो अब सुप्रीम कोर्ट में इस विधेयक को चुनौती देने की बात कांग्रेस कर रही है। किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर वोटिंग हुई है उसकी बात कर रही है, लेकिन अब ट्रोल भी तो किया जा रहा है ना। सवाल उठाया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि भाई तीनों नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सदन में थे, बावजूद उसके उन्होंने ये जिम्मेदारी दूसरे जो है अपनी पार्टी के नेताओं को सौंपी। अगर मुस्लिम समुदाय पर है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है खुलकर बोलने का। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तीन बड़े नेता सोनिया गांधी हों, प्रियंका गांधी हों या राहुल गांधी हों, राहुल गांधी ने ट्वीट करके जरूर बोला था वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में कि ये धारा 25 का उल्लंघन है, लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने अभी तक जो है संसद के अंदर इस मसले पर एक भी शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी ने भी एक भी शब्द नहीं बोला। और बीजेपी के नेता जिनसे लगातार मैं बात करता रहा, उन्होंने आरोप लगाया कि आखिरकार राहुल गांधी की चुप्पी क्यों थी सार्वजनिक तौर पर, सोनिया गांधी की चुप्पी क्यों थी, प्रियंका गांधी की चुप्पी क्यों थी। लेकिन जहां पर उनको बोलना था, उन कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि जहां पे उनको बोलना था वहां बोलकर उन्होंने संदेश दे दिया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई कल, जिसमें सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा कि संविधान को बुलडोज किया जा रहा है, जबरदस्ती इस बिल को पास कराया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है और विपक्ष की भावना को नजरअंदाज कर सरकार इस बिल को पास कराने पर अड़ी हुई है, डटी हुई है। हालांकि सरकार के पास बहुमत था, लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में बहुमत था, ये देखने में आया। लेकिन चर्चा 12 घंटे 13 घंटे लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई, लेकिन इसके बावजूद सोनिया गांधी का जो बयान सामने आया कि संविधान को बुलडोज किया गया और बिना चर्चा के इस बिल को पास कराया गया, इस पर सरकार को आपत्ति थी। और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से लेकर लोकसभा के अध्यक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए साफ तौर पे कहा कि जब सारा देश देख रहा है कि इस बिल पर चर्चा हुई, ये चर्चा देर रात तक चली और चर्चा के बाद इस बिल को पास कराया गया, लोकसभा से पास कराया गया, राज्यसभा से पास कराया गया। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी के सामने अब स्थिति दूसरी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये साफ ऐलान कर दिया है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रुख करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये अधिसूचना जारी होगी सरकार की तरफ से और ये कानून बन जाएगा। जो इस बारे में जो लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हुआ है उसके बारे में कानून बन जाएगा। बिल्कुल, अब यहाँ पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। अगर बात सुप्रीम कोर्ट जाने की ही कर रहे हैं कि इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, तो ये भी बहुत पहले किया जाना चाहिए था। लगता नहीं कि उसमें भी कांग्रेस ने कुछ देर कर दी, क्योंकि डीएमके तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर चुका है। बिल्कुल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को ही ये ऐलान कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने कैडर को, अपने मतदाताओं को, खासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनके पास जो भी ऑप्शंस बचे हुए हैं उस ऑप्शंस को अवेल करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना चाहती है। हालांकि इससे पहले बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है, रविशंकर प्रसाद का ये बयान सामने आया है कि इससे पहले धारा 370 से लेके तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली, इससे पहले भी नहीं मिली और उन्हें उम्मीद है कि इस मुद्दे पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव है और संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा, इसकी संभावना काफी कम है। और बिल्कुल ऐसे ही फिर तो ये मामला, जिस तरह से यहाँ प्रमोद तिवारी सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से गैरकानूनी तरीके से जो वोटिंग है वो 9 बजे तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो देर रात 2:20 तक चली, वो तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, प्रमोद तिवारी भले ही सवाल उठा रहे हों, लेकिन जो बोलने वाले वक्ता थे, अलग अलग पार्टियों के वक्ता थे, जो बोलना चाहते थे इस बिल के पक्ष में या विपक्ष में, उनके बोलने का इंतजार किया जा रहा था और सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश हो रही थी कि जो भी लोग बोलना चाह रहे हैं, जो भी लोग चर्चा में भाग लेना चाह रहे हैं, उन लोगों को चर्चा में भाग लेने दिया जाए। उनको चर्चा में भाग लेने के लिए समय की कमी का बहाना बनाकर भाग नहीं लेने दिया जा सकता, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए सरकार की तरफ से साफ तौर पर लोकसभा में और राज्यसभा में जब ये बिल पास हो रहा था, उससे पहले बोलने वालों के लिए जिन लोगों ने आवेदन दिया था, जिन लोगों ने अप्रोच किया था, जिन लोगों ने अपनी मंशा जाहिर की थी कि वो बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दिया गया। इसीलिए प्रमोद तिवारी का ये बयान मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रमोद तिवारी ने आखिरकार किस संदर्भ में ये बातें कही, क्योंकि प्रमोद तिवारी
शायद उनको ऐसा लग रहा था कि मणिपुर के संबंध में जो बिल देर रात पेश किया गया, पास किया गया, वो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि सुबह कल इस बिल को पास कराया जाए, लेकिन सरकार एडमेंट थी कि नहीं, इस बिल को हम अभी ही पेश करेंगे और पास कराएंगे। बिल्कुल। अब ऐसे में इसीलिए मैं रमन आपसे समझना चाह रही हूँ ना कि आप किस तरह से आंक रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने तक कांग्रेस की जो पूरी रणनीति रही है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सामने एक चुनौती है इस बात को लेकर कि जो संपूर्ण विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट रहा, लोकसभा में एकजुट रहा, राज्यसभा में एकजुट रहा। हालांकि बीजू जनता दल ने अपने पार्टी के सांसदों को राज्यसभा में व्हिप जारी नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी जो तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद एकजुट थे, उससे कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उनको लीड करने का एक मौका मिला है और इस मौके को आगे किस तरीके से अवेल करें, किस तरीके से आगे बढ़ाएं, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और लेकिन वही ना सवाल यह है कि अगर उन्हीं नेताओं में शुमार अगर राहुल गांधी होते, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं अगर इमरान प्रतापगढ़ी ने जो शानदार भाषण कल दिया है, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी उनकी कुछ क्लिप्स हो रही हैं, राहुल गांधी अगर उनकी जगह होते तो शायद ये एक और प्लस पॉइंट होता कांग्रेस के लिए। रमन, यही सवाल बीजेपी के नेता लगातार उठा रहे हैं कि आखिरकार विपक्ष के नेता की हैसियत है राहुल गांधी की लोकसभा में, और विपक्ष के नेता की हैसियत से राहुल गांधी ने इस चर्चा को शुरुआत क्यों नहीं की, इस चर्चा की शुरुआत क्यों नहीं की, क्यों गौरव गोगोई को चर्चा की शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई का नाम आगे बढ़ाया गया, क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर इससे बड़ा मुद्दा और कोई नहीं हो सकता था, कांग्रेस पार्टी के लिए मुद्दा नहीं हो सकता था। लेकिन राहुल गांधी की चुप्पी आखिरकार सार्वजनिक तौर पर एक सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार राहुल गांधी इस मुद्दे पर चर्चा करने से या बोलने से क्यों बच रहे हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, राज्यसभा विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने चर्चा में भाग लिया, चर्चा की शुरुआत की और उन्होंने भरदम अपनी तरफ से ये जताने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी इस बिल के विरोध में है और लगातार वो गृह मंत्री से अपील कर रही थी कि इस बिल को वापस लिया जाए। तो क्या ये माने यहाँ पर रमन की यहाँ पर संसद में जिस तरह की रणनीति कांग्रेस की रही है उससे जो बैकफुट पर दिखी है, अब सुप्रीम कोर्ट में इस विधेयक को चैलेंज करने को लेकर कहीं ना कहीं अब फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास अब ज्यादा ऑप्शंस है भी नहीं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से जिस तरीके से ये बिल काफी मार्जिन के साथ पास किया गया है, हालांकि विपक्ष के सांसद एकजुट थे और राज्यसभा में 95 सांसदों ने इस बिल के विरोध में वोटिंग दी, लेकिन जिस तरीके से जो एक परिणाम था वो काफी ज्यादा उसका अंतर था, उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सामने अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो संदेश देना चाहती है खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को या मुस्लिम संगठनों को कि अगर इस बिल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो उनके लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होगी कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फौरन कोई रुख अख्तियार करेगी इस पूरे मामले पर। ठीक है रमन, आप लगातार बने रहिए। प्रभाकर मिश्रा भी जुड़ गए मेरे साथ, एक और मेरे वरिष्ठ सहयोगी। अब प्रभाकर, यहाँ पर बात इस वक्फ संशोधन विधेयक को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कांग्रेस कह रही है, ये वाकई एक राजनीति का हिस्सा है या वाकई कुछ राहत मिल पाएगी क्या कांग्रेस को? देखिए, ये कहना अभी कि इस पे राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी और केवल कांग्रेस नहीं आएगी, मुझे लगता है कि इसमें एक्रॉस जो जितने पार्टियां पक्ष में हैं उनको छोड़कर सारी पार्टियां और सारे कई तंजीमें इसमें आएंगी, मुस्लिम संगठन आएंगे, तो ये इतना तय है कि आना तय है। कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है कि वो आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि सबसे पहले कौन आएगा, ये बड़ा सवाल है कि सबसे पहले कौन आएगा, क्योंकि दिखाना सबको है और बताना सबको है। और जैसे कांग्रेस की तरफ से जो जयराम रमेश की तरफ से एक ट्वीट जो आया था, उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि किन किन मसलों पे और किन किन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है और ये भी इसको भी चैलेंज करने की तैयारी चल रही है। अब बड़ा सवाल ये कि एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में या अदालत में किसी कानून जो संसद से पास हुआ कोई बिल होता है उसको किन परिस्थितियों में चैलेंज किया सकता है और अदालत उन पर क्या विचार करती है। तो अदालत में जब कोई इस तरह के कानून को चैलेंज किया जाता है इस तरह का, तो वहां पर ये आपको साबित करना होता है कि जो कानून फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, पहली बात,
दूसरी बात कि वो उस कानून को पास करने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। ये जो दो मुख्य आधार हैं, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की समीक्षा करता है। तो ये मसला बहुत ही क्रूशियल मसला है, बड़ा इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो आपने देखा कि जिस तरह से पार्लियामेंट में बहस के दौरान जितनी सियासी सरगर्मियां हुई और एक तरह से कहें कि पूरे देश में यही चर्चा है, तो इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं सैकड़ों याचिकाएं आएंगी, सैकड़ों पक्षकार आएंगे और सबको और ये इसमें समय लगेगा। मुझे लगता है ये संवैधानिक मसला होगा और इस पर लंबी सुनवाई चलेगी। तो पहले अभी देखना है कि सबसे पहले कौन आता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर लंबी सुनवाई करेगा, तो इसमें समय लगेगा। ठीक है प्रभाकर मिश्रा, आप बने रहिए।